नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अपने चैनल डेयर गुरुजी में। तो साथियों, भारतीय इतिहास की सीरीज़ का मैं एक और वीडियो आपके लिए लेके आ गया हूँ। ये वीडियोस काफ़ी महत्वपूर्ण है। आप चाहे किसी भी एग्जाम के लिए तैयारी कर रहे हैं और अगर खासकर आप MPSI में सिलेक्शन चाहते हैं तो वीडियोस को रेगुलर वॉच करते रहें। प्राचीन इतिहास के विषय में अपन ने कुछ जानकारी पिछले वीडियो में देखी थी, अब उसके ही आगे की जानकारी अपन इस वीडियो में देखेंगे। तो अगर आपने पुराना वीडियो नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगी, आप वहाँ पर जाकर देख सकते हैं। और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दें और सब्सक्राइब करने के बाद बेल के आइकन को दबाएं ताकि आप मेरे किसी वीडियो का अपडेट मिस ना करें। तो चलिए दोस्तों, अपन प्राचीन इतिहास के विषय में आगे की जानकारियाँ बिना टाइम वेस्ट किए हुए देख लेते हैं। तो साथियों, इस वीडियो में अपन जानेंगे विदेशी यात्रियों से प्राचीन भारत के इतिहास के विषय में क्या क्या आपको जानकारियां मिल सकती है। तो सबसे पहले अपन बात करते हैं यूनानी रोमन लेखक की। यूनान से जो विदेशी आए थे उन्होंने इतिहास को किस प्रकार से वर्णन किया। तो सबसे पहले अपन बात करते हैं टेसियस का। तो यह ईरान का राजवेद था। टेसियस जो था ईरान का राजवेद था। भारतीय इतिहास के संबंध में इसका विवरण आश्चर्यजनक कहानी से परिपूर्ण होने के कारण अविश्वसनीय है। तो टेसियस ने जो भी भारत के इतिहास के विषय में लिखा उसमें काफ़ी ऐसी कहानियों का जिक्र किया गया जो विश्वास के योग्य नहीं है। मतलब इसका जो वर्णन है उसमें अतिशयोक्ति काफ़ी ज़्यादा बताई गई है, इसलिए इसका जो वर्णन है वो इतिहास में अविश्वसनीय माना गया है। तो आप ध्यान रखें, टेसियस जो है वो ईरान का राजवेद्य था। आगे आप देखेंगे हेरोडोट्स। तो हेरोडोट्स को इतिहास का पिता कहा जाता है। इतिहास का पिता कैसे कहा जाता है? हेरोडोट्स को इतिहास का पिता कहा जाता है। इसकी पुस्तक हिस्टोरिका में 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व के भारत फारस के संबंध का विवरण मिलता है। तो इसके द्वारा पुस्तक लिखी गई हिस्टोरिका, जिसमें 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व भारत और ईरान के संबंधों के विषय में विवरण मिलता है। तो ध्यान रखें, हेरोडोट्स को इतिहास का पिता कहा जाता है और इसके द्वारा हिस्टोरिका नामक पुस्तक लिखी गई। आगे अपन देखते हैं मेगस्थनीज। ये भी काफी महत्वपूर्ण है। मेगस्थनीज ये सेलुकस लिकेटर का राजदूत था और चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था। इसके द्वारा लिखित पुस्तक इंडिका में मौर्य युगीन समाज एवं संस्कृति के विषय में जानकारी मिलती है। तो इसके द्वारा पुस्तक लिखी गई इंडिका और इसमें मौर्य काल के सामाजिक और राजनीतिक विषयों में जानकारी मिलती है और ये चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था। ठीक है, आगे देखते हैं डायोनीसियस। तो डायोनीसियस मिस्र नरेश टालमी फिलाडेल्फस का राजदूत था और ये अशोक के दरबार में आया था। तो आप यहाँ से महत्वपूर्ण चीज आपके लिए ये है कि डायोनीसियस जो है अशोक के दरबार में आया था। अगला है आपका डाईमेकस। तो डाईमेकस मौर्य शासन बिंदुसार के दरबार में आया था और इसका विवरण भी मौर्य युग से संबंधित है। तो डाईमेकस ने भी मौर्यकालीन इतिहास के विषय में वर्णन किया है और ये बिंदुसार के दरबार में आया था। तो आपके लिए महत्वपूर्ण ये है कि डाईमेकस जो है बिंदुसार के दरबार में भारत आया था। आगे अपन देखते हैं टालमी। तो टालमी ने 2वीं शताब्दी में भारत का भूगोल नामक पुस्तक लिखी। तो भारत का भूगोल पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई? टालमी के द्वारा लिखी गई। अगला है आपका प्लिनी। तो इसने प्रथम शताब्दी में नेचुरल हिस्ट्री नामक पुस्तक लिखी। इसमें भारतीय पशु पक्षी, पेड़ पौधे, खनिज पदार्थ आदि का वर्णन मिलता है। तो भारतीय वनस्पति जगत और जीव जगत से संबंधित जानकारी प्लिनी की नेचुरल हिस्ट्री नामक पुस्तक में आपको मिल जाएगी। आगे और भी कुछ इतिहासकार थे जो भारत आए थे, जिसमें सिकंदर के साथ आने वाले लेखक थे निरैकस, आनेसिक्रेट्स और अस्टिबुल्स थे। ठीक है, इनका विवरण अधिक प्रमाणिक और विश्वसनीय माना गया है। तो सिकंदर के साथ ये 3 आए थे जो आप याद रखें, निरैकस, आनेसिक्रेट्स और अस्टिबुल्स सिकंदर के साथ भारत आए थे। आगे अपन बात करते हैं चीनी लेखक की। तो चीनी लेखक में आपको बात करेंगे फाहियान की। तो फाहियान चीनी यात्री गुप्त नरेश चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में आया था। तो ये गुप्त काल में भारत आया था और चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में आया था। इसने अपने विवरण में मध्य प्रदेश के समाज एवं संस्कृति के बारे में वर्णन किया है। इसने मध्य प्रदेश की जनता को सुखी और समृद्ध बताया। ठीक है, तो इसने जो विवरण दिया है वो मध्य प्रदेश के समाज और संस्कृति के विषय में वर्णन किया है और इसने मध्य प्रदेश की जनता को सुखी और समृद्ध बताया है। तो फाहियान किसके दरबार में भारत आया था? तो आप याद रखें, चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में आया था। मतलब गुप्त काल में फाहियान भारत आया था। अगला एक और है संयुगन, जो आपके लिए ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं है। 1518 ईस्वी में भारत आया था। इसने अपनी यात्रा के दौरान बौद्ध धर्म की प्राप्तियों को एकत्रित किया। आगे अपन देखते हैं हैंसांग। ये भी काफी महत्वपूर्ण है। तो हैंसांग जो है वो हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत आया था। हैंसांग 629 ईस्वी में चीन से भारतवर्ष के लिए प्रस्थान किया और लगभग 1 वर्ष की यात्रा के बाद सर्वप्रथम भारतीय राज्य कपिसा में पहुंचा। तो हैंसांग सबसे पहले कपिसा पहुंचा। भारत में 15 वर्षों तक ठहरकर 645 में चीन लौट गया। वह भारत में नालंदा जिला स्थित नालंदा विश्वविद्यालय में अध्ययन करने तथा बौद्ध ग्रंथों को एकत्रित करने के लिए आया था। तो ये नालंदा विश्वविद्यालय में अध्ययन करने के लिए बौद्ध ग्रंथों को एकत्रित करने के लिए आया था। इसका भ्रमण वृत्तांत सीयूकी नामक प्रसिद्ध है। तो इसने जो पुस्तक लिखी सीयूकी नामक पुस्तक लिखी है, इसमें इसने अपनी यात्रा वृत्तांत का वर्णन किया है और भारत के इतिहास के विषय में भी जिसमें जानकारी मिलती है। इस पुस्तक में 138 देशों का विवरण मिलता है। इसमें हर्षकालीन समाज, धर्म और राजनीति के विषय में जानकारी मिलेगी। तो सीयू की जो पुस्तक है इसमें हर्षवर्धन के शासनकाल के विषय में सामाजिक और राजनीतिक
विषय में जानकारी मिलती है। इसके अनुसार सिंध का राजा शूद्र था। हैंसांग ने बुद्ध की प्रतिमा के साथ सूर्य और शिव की प्रतिमा की भी पूजा की। हैंसांग के अध्ययन के समय नालंदा विश्वविद्यालय के कुलपति शीलभद्र थे। ठीक है, तो जब ये नालंदा विश्वविद्यालय में अध्ययन कर रहा था तो उस समय उसके कुलपति थे शीलभद्र। नालंदा विश्वविद्यालय बौद्ध दर्शन के लिए प्रसिद्ध था। तो हैंसांग से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी आपके लिए ये है कि हर्षवर्धन के शासनकाल में आया था और सबसे पहले कपिसा राज्य में आया था और नालंदा विश्वविद्यालय में अध्ययन करने के लिए बौद्ध ग्रंथों को एकत्रित करने के लिए आया था। इसके द्वारा सीयूकी नामक पुस्तक लिखी गई और इस पुस्तक में हर्षवर्धन के शासनकाल में सामाजिक, धार्मिक और राजनीति के बारे में वर्णन मिलता है। और इसके समय जो नालंदा विश्वविद्यालय में इसने अध्ययन किया उस समय शीलभद्र जो थे नालंदा विश्वविद्यालय के कुलपति थे। आगे देखते हैं कुछ अरबी लेखक। तो अरबी लेखक कौन है आपका? अल-बरूनी। अल-बरूनी मोहम्मद गजनवी के साथ भारत आया था। इसके द्वारा किताबुल हिंद या तहकीक हिंद, इसको हिंदी में भारत की खोज नामक पुस्तक इसने लिखी। ठीक है, इसमें आज भी इतिहासकारों के लिए इतिहास का अच्छा स्रोत माना गया है। तो इसके द्वारा जो पुस्तक लिखी गई किताबुल हिंद, ये इतिहासकारों के लिए काफ़ी अच्छा इतिहास का स्रोत है, मतलब ये काफ़ी प्रमाणिक मानी गई है। यह विस्तृत ग्रंथ है जिसमें राजपूत कालीन धर्म, रीति रिवाज, राजनीतिक, सामाजिक जीवन, मूर्तिकाल आदि का अच्छा प्रकाश डाला गया है। तो इसने जो पुस्तक लिखी किताबुल हिंद में, इसमें राजपूत कालीन धर्म, रीति रिवाज, राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक स्थिति का इसमें वर्णन मिलता है। तो अल-बरूनी जो है मोहम्मद गजनवी के साथ भारत आया था और उसने किताबुल हिंद या तहकीक हिंद भी कहा जाता है और हिंदी में भारत की खोज नामक पुस्तक लिखी थी। आगे देखते हैं अपन इब्न बतूता। तो इब्न बतूता इसके द्वारा अरबी भाषा में लिखी गई यात्रा वृत्तांत जिसका नाम रिहला है। ठीक है, तो ये पुस्तक इसके द्वारा लिखी गई, इब्न बतूता के द्वारा लिखी गई। इसमें 14वीं शताब्दी भारतीय उपमहाद्वीप के सामाजिक और सांस्कृतिक जीवन के विषय में रोचक जानकारी मिलती है। तो 14वीं शताब्दी के भारतीय उपमहाद्वीप के सामाजिक और सांस्कृतिक विषय में जानकारी किसमें मिलेगी? रिहाला नामक पुस्तक में मिलेगी जो इब्न बतूता द्वारा लिखी गई। 1333 में दिल्ली पहुंचने पर इसकी विद्वत्ता मतलब इसकी बुद्धिमानिता से प्रभावित होकर सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक ने इसे दिल्ली का काजी या न्यायाधीश नियुक्त कर दिया। तो ये 1333 में दिल्ली पहुंचा और इसकी बुद्धिमानिता से प्रभावित होकर उस समय मोहम्मद बिन तुगलक जो था दिल्ली का सुल्तान था और उसने इसे दिल्ली का काजी नियुक्त कर दिया। तो ये किसके समय में आया था? मोहम्मद बिन तुगलक के समय आया था। और कुछ अन्य लेखक है जो आपके लिए ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं है, फिर भी आप देख सकते हैं। तारानाथ यह एक तिब्बत लेखक थे जिन्हें कंगूर या तंगूर नामक ग्रंथ की रचना की। इसमें भारतीय इतिहास के बारे में जानकारी मिलती है। मार्को पोली यह 13वीं शताब्दी के अंत में पांड्य देश की यात्रा पर आया था। इसका विवरण पांड्य इतिहास के अध्ययन के लिए उपयोगी है। तो साथियों, अपन पुरातत्व संबंधित साक्ष्यों से मिलने वाली जानकारी को भी देख लेते हैं। तो सर्वप्रथम भारतवर्ष का जिक्र हाथी गुफा अभिलेख में मिलता है। तो यहाँ पर हाथी गुफा थोड़ा सा मिस्टेक हो गया। तो सर्वप्रथम भारतवर्ष का जिक्र हाथी गुफा अभिलेख में मिलता है। सर्वप्रथम भारत पर होने वाले हूण आक्रमण की जानकारी भीतरी स्तंभलेख से मिलती है। तो सर्वप्रथम भारत पर हूण आक्रमण की जानकारी भीतरी स्तंभलेख से आपको मिल जाएगी। सती प्रथा का पहला लिखित साक्ष्य एरन अभिलेख जो कि भानुगुप्त के शासनकाल का है से प्राप्त होती है। तो सती प्रथा का पहला लिखित साक्ष्य एरन अभिलेख से प्राप्त होता है। मध्य भारत में भगवत धर्म विकसित होने का प्रमाण यवन राजदूत होलियोडोरस के वेशनगर विदिशा गरुड़ स्तंभलेख से प्राप्त होता है। तो मध्य भारत में भगवत धर्म का विकास होने का प्रमाण यवन या राजदूत होलियोडोरस के वेशनगर विदिशा गरुड़ स्तंभलेख से प्राप्त होता है। समुद्रगुप्त की बीणा बजाती हुई मुद्रा वाले सिक्के से उसका संगीत प्रेमी होने का प्रमाण मिलता है। तो समुद्रगुप्त के शासनकाल में जो मुद्राएं या सिक्के चलाए गए उसमें उसकी बीणा बजाती हुई मुद्रा बनाई गई, जिससे यह अनुमान लगाया गया कि एक संगीत प्रेमी था। सर्वप्रथम सिक्कों पर लेख लिखने का कार्य यवन शासकों द्वारा किया गया। तो सिक्कों पर लेख लिखने का कार्य यवन शासकों द्वारा किया गया। रेशम बुनकर की श्रेणी की जानकारी मंसूर अभिलेख से प्राप्त होती है। अरिकमेडु जो पौंडीचेरी के निकट है, रोमन सिक्के प्राप्त हुए। तो अरिकमेडु से रोमन सिक्के प्राप्त हुए। 1400 ईसा पूर्व के अभिलेख बोगचकोई जिसे एशिया माइनर भी कहा जाता है से वैदिक देवता मित्र, वरुण, इंद्र, नासत्य, अश्विन कुमार के नाम मिलते हैं। ठीक है, तो इन देवताओं के नाम किससे मिलते हैं? बोगचकोई एशिया माइनर के अभिलेख से मिलते हैं। उत्तर भारत के मंदिरों की कला की शैली नागर शैली है। तो उत्तर भारत में जो मंदिर बनते हैं उनकी शैली कौन सी? नागर शैली है। और दक्षिण भारत की मंदिरों की शैली कौन सी है? द्रविड़ शैली है। ठीक है, ये भी आपके लिए काफी महत्वपूर्ण है। दक्षिणापथ के मंदिरों के निर्माण में नागर तथा द्रविड़ दोनों शैली का प्रभाव पड़ा, अतः यह वेसर शैली कहलाती है। ठीक है, तो जब दक्षिण मतलब नागर शैली और द्रविड़ शैली दोनों का मिक्स किया जाता है तो वो कौन सी? वेसर शैली हो जाती है। पंचायतन शब्द मंदिर रचना शैली से संबंधित है। तो पंचायतन जो है मंदिर रचना शैली से संबंधित है। एक हिंदू मंदिर तब पंचायतन शैली का कहलाता है जब मुख्य मंदिर 4 सहायक मंदिरों से घिरा हुआ, मतलब एक मुख्य मंदिर हो उसके आसपास 4 मंदिर हो।
पंचायतन मंदिर के उदाहरण है कंदारिया महादेव मंदिर जो खजुराहो में स्थित है, बृहदेश्वर मंदिर जो भुवनेश्वर में स्थित है, लक्ष्मण मंदिर जो खजुराहो में स्थित है, लिंगराज मंदिर जो भुवनेश्वर में स्थित है, दशावतार मंदिर जो देवगढ़ उत्तर प्रदेश में स्थित है और गोंडेश्वर मंदिर जो महाराष्ट्र में स्थित है। ठीक है, तो ये पंचायतन शैली के मंदिर है और इसकी किस तरीके से इसकी पहचान होती है, जब एक मुख्य मंदिर आसपास के चारों मंदिरों से घिरा हुआ हो। ठीक है, इसके बाद अपन और कुछ महत्वपूर्ण अभिलेख के बारे में देख लेते हैं। सबसे पहले बात करते हैं हाथी गुफा अभिलेख की, जो किस राजा शासक से संबंधित है, कलिंगराज खारवेल से संबंधित है। जूनागढ़ गिरनार अभिलेख ये रुद्र दमन से संबंधित है। नासिक अभिलेख गौतम बलश्री से संबंधित है। प्रयाग स्तंभ लेख आपका समुद्रगुप्त से संबंधित है, प्रयाग अभिलेख समुद्रगुप्त से संबंधित है। एहोल अभिलेख पुलकेशिन सेकंड से संबंधित है। मंदसौर अभिलेख आपका मालवा नरेश यशोवर्धन से संबंधित है। ग्वालियर अभिलेख आपका प्रतिहार नरेश भोज से संबंधित है। भीतरी एवं जूनागढ़ अभिलेख स्कंदगुप्त से संबंधित है। देवपाड़ा अभिलेख आपका बंगाल शासक विजयसेन से संबंधित है। और अभिलेखों के अध्ययन को इपिग्राफी कहा जाता है। ठीक है मित्रों, तो ये प्राचीन इतिहास से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण जानकारियां थी। तो यहाँ से अपन प्राचीन इतिहास, अब अपन अगला वीडियो स्टार्ट करेंगे प्राग ऐतिहासिक काल के विषय में। तो प्राचीन इतिहास के विषय में तीनों विषयों पे अपन ने जानकारी यहाँ पे मैंने आपको बताई, जिसमें आपका धार्मिक ग्रंथों के आधार पर भी, विदेशी विवरण के आधार पर भी और पुरातत्व साक्ष्य के आधार पर भी आपको किस तरीके से आप प्राचीन इतिहास की जानकारी एकत्रित कर सकते हैं। आशा करता हूँ वीडियो जरूर पसंद आया होगा, पसंद आए तो इसे जरूर लाइक करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, जब तक जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।